बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बहुत है वो। बस बेटा बात तो बंद करो, कितनी बात कर रहे हो। बस बस बात बंद करो जरा जल्दी से। आज मेरा दोस्त कहाँ चला गया, फिर दिल्ली गया है। चलो जरा बात बंद करो पीछे। लास्ट टर्म पे जब खत्म किया था तो कंडक्शन डिस्कस हो चुका था, रेडिएशन से शुरू करना है। अगले संडे का जो टेस्ट है उसका पोर्शन है कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और केटीजी। हीट ट्रांसफर का मतलब कंडक्शन रेडिएशन दोनों। कंडक्शन खत्म हो गया, रेडिएशन आज शुरू कर रहे हैं। अब आज थर्सडे, अगले 3 दिन तक रोज मेरी क्लास आएगी और अगले हफ्ते में 6 दिन तक फिर 4 दिन लगातार क्लास आएगी। तो काफी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो टेस्ट के हिसाब से बात करें तो कैलोरीमेट्री में लेटेंट हीट की डेफिनेशन तक पेपर में आया था, ना तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे ना जूल्स को आया था। तो दोनों इस बार पेपर में आएंगे। और उसके बाद हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, रेडिएशन और केटीजी जितना हो जाएगा उतना है। अब चलो जरा सारे बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसलिए समझना ज्यादा है, लिखना कम है। पेपर में आने वाला पोर्शन कम है, लेकिन बिना इसके चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पहले सारी बातें बोर्ड पे देखो। जो 3 प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उन तीनों में सबसे तेजी से हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। सन से अर्थ के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर है। उस हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करने में लाइट को मात्र 8.5 मिनट लगते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होती है। Radiation, it exhibits the phenomena of electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरीके से रेडिएशन बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और दोनों के परपेंडिकुलर जो वेव चलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशंस दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से रेडिएशंस मूव करते हैं, इसीलिए 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं। इसीलिए लाइट को 8.5 मिनट लगते हैं सन से अर्थ तक आने। रेडिएशंस दे ओबे द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉस थे। एक काम का था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहां भी किसी अच्छे क्वेश्चन में उसका यूज होगा। रिफ्रैक्शन में 2 लॉस थे, जिसमें एक काम का था म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यहां भी उसका यूज होगा। रेडिएशंस दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जिस दिन अपन ने वेव ऑप्टिक्स शुरू की थी उस दिन डिस्कस हुआ था कि किसी पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलती है और स्फेरिकल वेवफ्रंट में आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहां भी ये पॉइंट एप्लीकेबल है। द टेम्परेचर of radiations are measured by pyrometer या bolometer. They are measured by pyrometer or bolometer.
सन से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए बाजार में इंस्ट्रूमेंट मिलता है पायरोमीटर, जिससे आप सन की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो। तो ये रेडिएशंस का बेसिक है। जैसे कंडक्शन में 3 टर्म्स थे, उसी तरीके से रेडिएशन में 7 टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू रेडिएशन। रटना नहीं है, बस इनको केवल समझना है। जैसे कंडक्शन अपन ने पढ़ा, तो कंडक्शन में स्टेडी स्टेट, आइसोथर्मल सरफेस, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन बिना उसके चैप्टर आगे नहीं बढ़ता था। वैसे यहाँ पर इसके बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता, समझना है, रटना नहीं है। सपोज एक सरफेस है जिसके ऊपर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई से क्यू। जब किसी सरफेस पर एनर्जी इंसिडेंट होती है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। इस कमरे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास। इससे बाहर का दिख रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। ग्लास में हल्की सी मेरी परछाई दिख रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ग्लास की अपनी कुछ थिकनेस है, कुछ एनर्जी ग्लास एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी 3 चीजें हो रही। टोटल एनर्जी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। अगर पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दें, तो ये मैंने पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो यहां से इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। पहले 3 टर्म्स इस इक्वेशन में दिख गए। सबसे पहला टर्म R, R कहलाता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्टेंस, ये R को लिखने का तरीका है। और R को हमने रिप्लेस किया QR बाई Q से, तो R को लिख देते हैं QR बाई Q। डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के अपने आप बना सकते हैं। QR है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, Q है इंसिडेंट एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड इंसिडेंट एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीडियम। क्योंकि डेफिनेशन का यूज नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। सेकंड कहलाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसको A से लिखते हैं। इक्वेशन में A को लिखा QA बाई Q से, तो यहाँ A को लिखते हैं QA बाई Q से। और इसी तरीके से तीसरा टर्म आता है जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, T से लिख देते हैं। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को T से लिख लेते हैं और T का फॉर्मूला QT बाई Q। ये 3 टर्म्स हो गए सिंपल वाले। इन 3 टर्म्स के बाद ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन से कुछ छोटी छोटी बातें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में अगर 3 टर्म्स का सम 1 है तो इनकी रेंज क्या होगी। अगर इन 3 टर्म्स का सम 1 है तो इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। 1 से बड़ी हो नहीं सकती, 0 से छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू आ नहीं सकती। अगर इनमें से कोई एक 1 हो जाए, अगर कोई एक 1 हो जाए तो बाकी दोनों को 0 होना पड़ेगा। बाकी दोनों 0 होने का मतलब सरफेस पर जितनी एनर्जी आई वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरीके के सरफेस को कहते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरीके से अगर A की वैल्यू 1 हो जाए तो बाकी दोनों को 0 होना पड़ेगा। इसको कहते हैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। और इसी तरीके से अगर T की वैल्यू 1 हो जाए तो बाकी दोनों को 0 होना पड़ेगा। इसे कहते हैं परफेक्टली ट्रांसमिटिंग सरफेस। तो 3 तरीके के सरफेस यहां से अपन डिफाइन कर सकते हैं। आसान आसान 3 टर्म्स मैंने डिफाइन किए। अब थोड़े से टफ वाले आते हैं, जिसमें पहला आता है एमिसिव पावर, E से लिखेंगे। मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम में नहीं आते, लेकिन बिना इसके चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए समझना, रटना नहीं, क्योंकि पेपर में नहीं आते।
पता चला इसको फॉर्मूले को रटना शुरू कर दिया। पेपर में इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आया। सपोज एक सरफेस है जिसके ऊपर कुछ एनर्जी आके टकराई से क्यू। सरफेस पर जब एनर्जी आके टकराई तो सरफेस ने सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद मैंने सरफेस को गर्म किया, गर्म करने पर जितनी एनर्जी बाहर निकली उसको कहते हैं एमिसिव पावर। एक बार फिर सुने, सरफेस पर एनर्जी आके टकराई क्यू, सरफेस ने सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया। मैंने सरफेस को गर्म किया, गर्म करने पर जितनी एनर्जी बाहर निकली उसको कहते हैं एमिसिव पावर। इट इज द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम। ये एमिसिव पावर है। यानी ई को लिखेंगे Q बाय 80। किसी को डेफिनेशन पढ़ के कोई नया नाम याद आ रहा हो या पुरानी चीज याद आ रही है? शाबाश। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम को इंटेंसिटी कहते हैं। तो वेव थ्योरी में इसको इंटेंसिटी कहते हैं, इस चैप्टर में इसको एमिसिव पावर कहते हैं। बात एक ही है। एमिसिव पावर के बाद आता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जिसको ई लैम्डा से लिखते हैं। एक सरफेस है जिसके ऊपर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई से क्यू। सरफेस ने सारी की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। कुछ समय बाद मैंने सरफेस को गर्म किया तो सरफेस ने सारी एनर्जी एमिट कर दी। उस एमिट होने वाली एनर्जी को कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। जिसने ध्यान से सुना होता है वो सोचता है सर आपने तो वही बोला जो यहाँ बोला। मैंने वही बोला, मैंने कुछ डिफर किया भी नहीं, ताकि जल्दी से कंफ्यूजन आ जाए। जब कभी किसी डेफिनेशन में स्पेक्ट्रल शब्द आता है तो इसका मतलब डेफिनेट वेवलेंथ की एनर्जी सरफेस पर टकराई, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की एनर्जी सरफेस पर टकराई और स्पेक्ट्रल नहीं होता तो सारी वेवलेंथ्स की एनर्जी सरफेस पर टकराई। बस अंतर ये होता है। स्पेक्ट्रल का मतलब डेफिनेट और बिना स्पेक्ट्रल का मतलब टोटल। तो सेम डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है वही यहां लिखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया विद इन अ डेफिनेट वेवलेंथ रेंज। जैसे किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि 5,500 से 6,000 वेवलेंथ की एनर्जी सरफेस पर टकरा रही है, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की बात हो रही है। अगर ये कहते हैं कि सारी वेवलेंथ्स की एनर्जी टकरा रही है तो टोटल की बात होती है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के फॉर्मूले में एक टर्म और आ जाएगा डी लैम्डा। डी लैम्डा यानी वेवलेंथ में डिफरेंस। 4,000 से 5,000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1,000 एंगस्ट्रॉम डी लैम्डा हो गया। तो स्पेक्ट्रल का मतलब होता है डेफिनेट और स्पेक्ट्रल नहीं होता तो होता है टोटल। तो इससे दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं। अगर डेफिनेट वाली क्वांटिटी को सारी वेवलेंथ्स पे इंटीग्रेट कर दें तो टोटल आ जाए। तो ये दोनों में रिलेशन है। अब किसी भी डेफिनेशन में स्पेक्ट्रल शब्द मिले तो तुरंत उसका दूसरा नाम याद कर लो, डेफिनेट। जैसे मैंने लिखा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो यहां से पहले इसको लिखो। एक सरफेस के ऊपर कुछ एनर्जी आके टकराई Q और उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया से QA। स्पेक्ट्रल यानी डेफिनेट, तो सब जगह डेफिनेट डेफिनेट कर दें। डेफिनेट वेवलेंथ की एनर्जी आई, कुछ डेफिनेट पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो फॉर्मूला था A बराबर QA बाई Q, इसमें सब जगह लैम्डा लैम्डा लगा देंगे, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो मीनिंग क्या हो गया? 4,000 से 5,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के बीच की एनर्जी सरफेस पर टकराई, 4,500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो 4,500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी अपॉन
4000 से 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी, ये रेशो को कहेंगे ए लैम्डा। जैसे ऊपर रिलेशन लिखा वैसे ही इसके लिए भी लिख देंगे। एक क्वांटिटी टोटल है, दूसरी डेफिनेट के लिए है, दोनों में रिलेशन ही आ गया। ऐसे कुल 8 टर्म्स हैं, ये पहले 6 टर्म्स हैं। बोर्ड पे जितना पार्ट लिखा है इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। स्पेक्ट्रल क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्या होता है, या ये पता होना चाहिए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। बाकी इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता। चलो पहले इतना पार्ट कॉपी करो तो फिर चलें चैप्टर पे मेनली।
हो गया भाई, लिख लिया? क्या हुआ? बस 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 बस, नाम मुन्ना नाम। क्या हुआ? चलाने तो, मोबाइल नहीं चलाएगा तो फिर कैसे आएगा आगे? हाँ बेटा, 6 वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको। 4000 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच की सारी वेवलेंथ्स की एनर्जी सरफेस पे टकराई, 4500 एंगस्ट्रॉम वाली एब्जॉर्ब हो गई। तो जो एब्जॉर्ब हो गई अपॉन जो इंसिडेंट हुई, उन दोनों का रेशो ए लैम्डा कहलाता है। क्या नहीं आया? पर यूनिट एरिया, ए का फॉर्मूला यहां देखो, ए क्या था? क्यू ए बाई क्यू। ए लैम्डा भी क्यू ए बाई क्यू ही होगा ना। पर यूनिट एरिया तो इंटेंसिटी में आता है, ये तो एब्जॉर्प्टिव पावर है। चलो अब जरा बात बंद करो और थोड़ी देर के लिए सब लोग कॉपी बंद कर दो, क्योंकि चैप्टर अब शुरू हो रहा है। मैं जो कुछ अब लिख रहा हूँ, हाँ, बाकी बाकी लोग लिखते रहो, बाकी सुनते रहो। मैं जितनी बातें अब लिखूंगा वो सारी समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक जो लिखा वो क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ने में यूजफुल है। बार बार कह रहा हूँ, इसको घर जाके रटने मत लग जाना, इनसे कुछ भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता। जैसे अभी किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये नाम आएगा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। बस नाम इनके आते हैं तो इसलिए इनका मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन यहां से शुरू होगा भैया। लिख लिया सबने? लिखो। चलो बस हो गया। यहाँ देखो सारे, सबसे पहला आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है, आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्सॉर्बर है और परफेक्ट एमिटर है। कम टेम्परेचर पे सारी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर ले, गर्म करने पर सबको एमिट कर दे, उसको आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में कोई बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। सन को ब्लैक बॉडी माना गया है क्योंकि सन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। सन से जो लाइट एमिट होती है वो व्हाइट लाइट होती है जिसमें सातों कलर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सन को ब्लैक बॉडी माना जाता है। होती कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि सर ब्लैक बॉडी का ब्लैक कलर का होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। सन एग्जाम्पल में आई गया, नहीं तो पता चला रास्ते पे चलती हुई भैंस ब्लैक बॉडी जा रही है, तो ब्लैक बॉडी नहीं। 90% केसेस में जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है वैसे उसको ही ब्लैक बॉडी लेते हैं, जैसे लैंप ब्लैक, चारकोल या ब्लैक बोर्ड पेंट, इन सबको अप्रोक्सीमेटेड ब्लैक बॉडीज माना गया है। अप्रोक्सीमेटेड का मतलब 90% भी अगर ये रेडिएशन एमिट कर दें तो आसपास मान लेते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है। लैम्प ब्लैक यानी काजल, चारकोल यानी डामर। जेई मेंस 2006 में ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट टू ब्लैक बॉडी। 4 ऑप्शन में आंसर था ब्लैक बोर्ड का पेंट।
ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी है जिसको कहते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरी नाम के साइंटिस्ट ने फेरिस ब्लैक बॉडी बनाई। उसने एक हॉलो मेटेलिक कंटेनर में छोटा सा होल कर दिया और अंदर ब्लैक कलर की पॉलिश कर दी। ब्लैक कलर की पॉलिश करने के बाद जब इस कंटेनर के अंदर रेडिएशंस आके टकराए तो ज्यादातर रेडिएशन सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिए। थोड़े बहुत जो बचे वो रिफ्लेक्ट होकर सामने वाले सरफेस पे गए, उसने एब्जॉर्ब कर लिए। फिर कुछ बचे, फिर इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अंदर ही अंदर वो सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए इसको फेरिस ब्लैक बॉडी का नाम दिया गया। ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 0, यानी बिल्कुल भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं करेगी। इसको नाम दिया गया ब्लैक बॉडी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें ये वर्ड मिलेगा एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब होता है किसी बॉडी को ब्लैक बॉडी से कंपेयर करना। E बराबर E अपॉन EB। E कहलाता है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी और EB कहलाता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है क्योंकि ब्लैक बॉडी परफेक्ट एमिटर होती है, तो वो अपने ऊपर इंसिडेंट सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, गर्म करने पर सबको एमिट करती है। सारे बच्चों को एमिसिविटी का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि इस डस्टर की एमिसिविटी 0.1 है, यानी ये डस्टर 10% रेडिएशंस एमिट करता है जबकि ब्लैक बॉडी 100% करती है। सपोज मैं कहता हूं कि इस पेन की एमिसिविटी 0.3 है, तो ये पेन 30% रेडिएशंस एमिट करेगा जबकि ब्लैक बॉडी 100% करती है। तो किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी से कंपेयर करने के लिए एमिसिविटी डिफाइन करते हैं। ये जो 8 टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये 8 टर्म्स आपको लॉस पढ़ने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में 5 लॉस हैं जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका ये कहना था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइनाइट है तो उस बॉडी से लगातार एनर्जी एमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है। म्यूचुअल हीट एक्सचेंज यानी हीट एमिट भी होती है, हीट एब्जॉर्ब भी होती है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइनाइट है तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। 0 केल्विन पर ये पॉसिबल नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि किसी बॉडी की इंटर एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर NFRT/2। अगर T 0 हो जाए तो U 0 हो जाए। अगर U 0 हो गया इसका मतलब बॉडी के पास एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो एमिट नहीं कर सकती, इसलिए ये लॉ 0 केल्विन पर काम नहीं करता, बाकी सब टेम्परेचर्स पे काम करता है। प्रीवोस्ट थ्योरी में 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से ज्यादा हो। दूसरी, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से कम हो। तीसरी, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम। 3 पॉसिबिलिटी प्रीवोस्ट थ्योरी में बनती हैं। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूले को देखो और देख के ये समझो कि किसी भी बॉडी की एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एमिट कर देगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसके पास एनर्जी कम है तो कम एमिट करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों के पास एनर्जी सेम है। अगर सेम एनर्जी है तो जितनी एनर्जी एमिट करेगी
उतनी एब्जॉर्ब करेगी। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनता है और वो फर्स्ट कंडीशन से बनता है। क्वेश्चन अभी 2 साल पहले जेई मेंस में आ भी गया। क्वेश्चन ये है कि जब कभी एक आदमी किसी एसी रूम में एंटर करता है तो उसको ठंडक क्यों महसूस होती है? When a person enters in an AC room, he feels colder. Why? आंसर यही है, आदमी के शरीर का टेम्परेचर ज्यादा, एसी रूम का टेम्परेचर कम, उसके शरीर से ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, कम एब्जॉर्ब होगी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी होगा, जिसके कारण उसे ठंडक महसूस होगी। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगर एक आदमी किसी बर्फ के ब्लॉक के पास खड़ा हो जाए तो कुछ देर बाद उसको ठंडक महसूस होती है, क्यों? सेम रीजन, उसके शरीर से ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाती है, कम एब्जॉर्ब होती है, जिसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी होता है और उसे ठंडक महसूस होती है। तो ये पहला है प्रीवोस्ट थ्योरी, सेकंड है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट का कहना था कि किसी बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी को समझने के लिए ये टर्म्स डिफाइन किए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को कहते हैं ईबी लैम्डा। ईबी लैम्डा का मतलब होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको कहते हैं ईबी लैम्डा। लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनता, दो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जो सबको आना ही आना चाहिए। पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन, लॉ का मीनिंग, जिन बॉडीज की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है उनकी एमिशन कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, यानी गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ऑफ हीट। जितनी भी बॉडीज गुड एब्जॉर्बर्स होती हैं वो सब गुड एमिटर्स होती हैं। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो एक वर्ड याद कर लो, ब्लैक। ब्लैक कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर्स। तीन क्वेश्चन। पहला, मेरे पास 100 ग्राम साइज है, 100 ग्राम साइज में सफेद कपड़े में 100 ग्राम साइज काले कपड़े में बांधकर धूप में रख दूं तो किस कपड़े में बर्फ ज्यादा पिघलेगी? ब्लैक में, क्योंकि ब्लैक विल एब्जॉर्ब मोर हीट। सेकंड, अगर वेस्ट इंडीज के आदमी और अमेरिका के आदमी को धूप में खड़ा कर दें तो किसे गर्मी ज्यादा लगेगी? वेस्ट इंडीज, ब्लैक स्किन। तीसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर किसी ब्लैक कलर के यूटेंसिल पर डिजाइन कार्विंग बनाकर उसे गर्म करें और गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाएं तो चार ऑप्शंस, यूटेंसिल विल शाइन, कार्विंग विल शाइन, बोथ विल शाइन, नन विल शाइन। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं, सोच के बोलना, आंसर तुरंत मत बोलना नहीं तो गलत बोलोगे। इफ अ ब्लैक carved utensil is heated to high temperature and then taken in dark room, then utensil will shine, carving will shine, both will shine, none will shine. थोड़ी सी जनरल नॉलेज इसमें चाहिए तब आंसर सही बैठता है। ब्लैक कलर का यूटेंसिल है तो ब्लैक कलर के यूटेंसिल पर डिजाइन किसी दूसरे रंग से बनाओगे तभी दिखेगी। ये जो एलन का बैग आपके पास है, ये ब्लैक कलर का बैग है, इसके ऊपर हरे रंग से एलन लिखा है तभी दिखता है, अगर ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी लिखा होता तो नहीं दिखता। तो उसमें बस थोड़ा सा यही समझना है कि ब्लैक यूटेंसिल पे कार्विंग किसी दूसरे रंग की होगी। तो जब उसको गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो जहां ब्लैक पोर्शन है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, यानी यूटेंसिल ग्लो करेगा, कार्विंग उतनी ग्लो नहीं करेगी। इसलिए आंसर टिक करते हैं, यूटेंसिल विल शाइन। इसी की सेकंड एप्लीकेशन आती है जिसको कहते हैं फ्राउनहोफर लाइंस। फ्राउनहोफर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सन के स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस देखी जिनको फ्राउनहोफर लाइंस बोला। ये सन का स्ट्रक्चर है। सन के स्ट्रक्चर में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस,
उसके बाद आता है फोटोस्फीयर जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और लास्ट में आता है क्रोमोस्फीयर जिसका टेम्परेचर कम है। ये सन का स्ट्रक्चर है। सन के अंदर न्यूक्लियस में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो सारी एनर्जी प्रोड्यूस होके बाहर फोटोस्फीयर में आती है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए फोटोस्फीयर इन रेडिएशंस को क्रॉस करके आगे जाने देता है। ये रेडिएशंस आगे क्रोमोस्फीयर में जाती। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कम है। क्रोमोस्फीयर इनमें से कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ को अर्थ सरफेस पे जाने देता है। जिन रेडिएशंस को क्रोमोस्फीयर ने एब्सॉर्ब कर लिया उन्हें कहते हैं फ्राउनहोफर लाइंस। अभी मैं डेफिनेशन या लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दीज आर डार्क लाइंस प्रेजेंट इन सोलर स्पेक्ट्रम। डार्क होती नहीं है पर मैं डेफिनेशन में लिखूंगा डार्क। क्यों? अभी दिन में 1:45 बजे वाली क्लास में जब घर से आ रहे थे तो सन की तरफ अगर देखा होता तो जो लाइट सन से दिख रही है वो ये है जो क्रोमोस्फीयर से बाहर निकल कर आ गई। ये तो दिखती नहीं है, लेकिन अगर इनको देखें नेकेड आई से तो दिखती नहीं है, स्पेक्ट्रोमीटर से दिखती हैं। इनके कंपैरिजन में इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इनको कहते हैं डार्क लाइंस। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया सोलर एक्लिप्स के समय क्या होगा। सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण वाली कंडीशन, जब सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स पड़ता है तो सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। सन ये रहा, मून ये आया और अर्थ पर आप बैठे हो। अब आप जब सन की तरफ देखोगे तो ना न्यूक्लियस दिखेगा ना फोटोस्फीयर दिखेगा। मून इन दोनों को कवर कर लेता है। अब आपको केवल क्रोमोस्फीयर दिख रहा है, तो जो रेडिएशंस क्रोमोस्फीयर ने पहले एब्जॉर्ब की थी बस वही आपको दिखाई देंगी। तो अब ये लाइंस ब्राइट दिखाई देंगी। जब मैं कहता हूं अब ये लाइंस ब्राइट दिखाई देंगी तो एक आध बच्चा सोचता है जादू हो गया क्या सर, पहले डार्क थी अब ब्राइट हो गई। जादू नहीं हो गया, पहले इससे इसका कंपैरिजन हो रहा था। सोलर एक्लिप्स के समय ये तो गायब हो गई क्योंकि मून ने इनको रोक लिया, अब केवल ये बची। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बोलता हूँ ये सब मैंने देख रखे हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, वही मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। गर्मी वैसे तो कोटा में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पूरे 365 दिन अवेलेबल होती है, लेकिन साल में एक आध दिन गर्मियों में ऐसा आता है 100% आता है जब पूरे कोटा के सब जगह जब एसी वेसी चल रहे होते हैं तो रात को 10-11 बजे पावर फेलियर हो जाता है। ये जो कोटा में लाइट आती है कोटा थर्मल से, ये ट्रिप हो जाती है। रात को 1-2 घंटे लाइट बंद रहती है, पूरे शहर की लाइट चली जाती है, इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती है। उस केस में जब पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है और बिल्कुल डार्क अंधेरा हो जाता है, आप अपने रूम से बाहर निकल के देखो जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट इतनी सफिशिएंट होती है कि आसपास की चीजें दिखाई दे रही होती है। इसी की जगह अगर ये स्टार्स दिन में निकलें और दिन में 1 बजे स्टार्स और सन एक साथ आ जाएं तो सन के कंपैरिजन में स्टार्स दिखाई ही नहीं देते क्योंकि सन की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां भी यही हो रहा है कि जब आप इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हो तो डार्क, और जब ये गायब हो गई तो ये अकेला ब्राइट। तो इसलिए ये वो अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं लिख दूंगा तो इसलिए ध्यान रखना। आज का मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होंगे और आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो है स्टीफेंस लॉ। स्टीफन अंकल का कहना था कि किसी बॉडी से जो एनर्जी एमिट होती, द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to 4th power of absolute temperature। यहां से अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। क्वेश्चन में हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा तो टेम्परेचर केल्विन में चेंज करके वैल्यूज रखेंगे।
The energy emitted per second per unit area by a black body is directly proportional to 4th power of absolute temperature E proportional to T की पावर 4। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा। इस कांस्टेंट सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर 4। इस फॉर्मूले में ई केवल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल एनर्जी निकालना हो, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, तो एरिया और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तब फॉर्मूला बनेगा ये। इनिशियली ये लॉ ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, बाद में इस लॉ को जनरलाइज कर दिया फॉर एनी जनरल बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए इस लॉ को लगा सकते हैं, पर तब एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दी। आज ही डिस्कस किया कि ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है, तो जब E की जगह 1 रख दोगे तो वापस ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में दो डिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में अक्सर क्वेश्चन यहां से जब आता है तो एरिया और टेम्परेचर दोनों की डिपेंडेंस लेते हैं। नीट में जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर टेम्परेचर की डिपेंडेंस अकेली लेते हैं। लल्लू क्वेश्चन यहां से बनेगा, अच्छा यहां से बनेगा। डिस्कशन दोनों का करेंगे। एरिया की बात हो रही है तो दो तरीके के सरफेस का डिस्कशन जरूरी है। पहला प्लेन पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा रफ सरफेस। प्लेन पॉलिश्ड सरफेस और रफ सरफेस दो तरीके के सरफेस में प्लेन सरफेस का एरिया कम होता है, रफ सरफेस का एरिया ज्यादा होता है। पहले ऑप्टिक्स में भी सिखाया था कि रफ सरफेस में रफ पार्ट का एरिया भी आता है। एग्जाम्पल दिया था कोटा की सड़कें, कोटा की रोड्स, हर थोड़ी दूर पे गड्ढे हैं, जहां गड्ढे नहीं है वहां ब्रेकर है। प्लेन सरफेस केवल सरफेस का एरिया आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई बनेगा तो वो यहां से भी बन जाएगा। जैसे मान लो 4 सरफेस में दे दूं, पहला वाइट प्लेन सरफेस, दूसरा वाइट रफ सरफेस, तीसरा ब्लैक रफ सरफेस, चौथा ब्लैक प्लेन सरफेस। और अब पूछूं कि इसमें से किस सरफेस से मिनिमम एनर्जी एमिट होगी? वाइट प्लेन, वाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स और प्लेन का एरिया कम, तो मिनिमम एनर्जी एमिशन होगा इससे, और मैक्सिमम तो ब्लैक रफ। ब्लैक कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर्स, और रफ सरफेस का एरिया ज्यादा, तो मैक्सिमम एनर्जी एमिशन होगा इससे। करो कॉपी और लिखो क्वेश्चन।
पंकज, व्हाइट लाइट एग्जाम्पल नहीं है। सन से व्हाइट लाइट एमिट होती है जिसमें सातों कलर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए उसको कहते हैं परफेक्ट एमिटर। व्हाइट लाइट एग्जाम्पल नहीं है, सन से व्हाइट लाइट एमिट हो रही है और सन को ब्लैक बॉडी माना गया है। थैंक यू बोलो। बस मैंने अभी जा नहीं रहा, लेकिन पंकज मौर्य। शाबाश, जीते रहो, बड़े होके तुम्हारा बच्चे तुम्हारा खून पिए। शहरी तो खून सारा ही चूस लेगी बेटा। अब ये हड्डियां जो बच रही हैं ना, वो भी नहीं बचेंगी। एक्सपीरियंस बोल रहा है। अनकाउंटेबल। पेरिस ब्लैक के बिलो क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। पेरिस ब्लैक बॉडी के नीचे तो कंटेनर बना हुआ है जिसको अंदर से ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, उसको कहते हैं पेरिस ब्लैक बॉडी। तीन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखी है। आइडियल एब्जॉर्बर है, इसलिए ए बराबर 1, आर बराबर 0 और टी बराबर 0।